नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं हम। आज का पहला प्रश्न है, अधिगम अक्षमताएं सामान्य या उससे अधिक लाभांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तन नहीं होती है। वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति के इनमें कोई भूमिका नहीं है। पठन अक्षमता के प्राय है। तो इसका सही उत्तर है सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लाभांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है, क्योंकि अधिगम अक्षमता वाले बालकों में विभिन्न बीमारियों जैसे डिसलेक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्मोर्फिया आदि पाई जाती हैं। इन बालकों के परिवार के वातावरण को सुधार कर इनके प्रति सकारात्मक व्यवहार अपनाने के लिए सभी को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता होती है। इस तरह की समस्या सामान्य विद्यार्थियों में तो पाई जाती है, साथ में उससे अधिक बुद्धि लाभांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। कक्षा में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है। तो इसका सही उत्तर है परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, क्योंकि समस्या समाधान के लिए विद्यालयों की भूमिका एवं कक्षा में अध्यापक या अध्यापिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अक्सर यह देखा गया है कि पाठ्यक्रम की कठिनता एवं दुरूहता की वजह से विद्यार्थी स्कूल छोड़ने लगते हैं, किंतु जिन विद्यालयों में परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यचर्या मौजूद रहती है वहां पर समस्याओं का समाधान अति शीघ्र होता है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद पाठ्य सामग्री की सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है हमारा अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास या प्रशिक्षण का तात्पर्य शिक्षा प्रणाली के दौरान सीखने एवं सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। इसके अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षण एवं निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। यह अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, जो अध्यापक अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को सुबद्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए चाहे उसे विद्यालय के में देर तक बैठना पड़े। उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधात्मकता में हस्तक्षेप करती है, क्योंकि अध्यापक अध्यापिका का कार्य विद्यार्थियों को सही मार्ग का अनुसरण कराना है। कक्षा में की जाने वाली गलतियां विद्यार्थियों की शिक्षा प्रणाली एवं उनके सीखने के क्रम को प्रभावित करती है, किंतु अध्यापक या अध्यापिका यदि उन गलतियों में संशोधन करते रहें तो विद्यार्थी के सीखने एवं आगे बढ़ने की क्षमता का विकास होगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन। तो इसका सही उत्तर है भावनाओं की आलोचना, क्योंकि भावात्मक बुद्धि के प्रत्येक चरण में न केवल प्रबंधन एवं भावनाओं के प्रति जागरूकता की आवश्यकता होती है, बल्कि कक्षा के दौरान आपसी सहपाठिक अंतरक्रिया भी संपादित होती रहती है। किंतु भावनाओं की आलोचना करने वाला सर्वथा भावनात्मक तत्वों से हीन होगा और आलोचनात्मक बिंदुओं के अंतर्गत ही दिशा निर्देशित होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, आकलन प्रक्रिया के दौरान
देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? अनुकूलन का स्तर, विचारों का घनत्व, समयांतराल, भावनाओं की पराकाष्ठ। तो इसका सही उत्तर है अनुकूलन का स्तर, क्योंकि देविका और राजेश दोनों के भावात्मक मानसिक स्तर अलग अलग है। दोनों के मूल्यांकन के दौरान विभिन्न प्रकार के तत्व विभिन्न विद्यार्थियों के संदर्भ में दृष्टिगत होते हैं। एक आकलन करते समय कुछ तत्वों का सामना करते हुए उत्तेजनापूर्ण ऊर्जा का प्रगतिकरण करता है, जबकि दूसरा अनुत्साही उत्तेजना का प्रगतिकरण करता है। वस्तुतः दोनों के भावात्मक अनुभवों के अनुकूलन का स्तर भिन्न है, जिसकी वजह से यह स्थिति पैदा हुई। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? संज्ञानात्मक, मानवीय, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक। तो इसका सही उत्तर है व्यवहारवादी, क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत सुविधा विहीन वर्गों से संबंधित बच्चों के स्कूल में प्रवेश, उपस्थिति, प्रतिधारण एवं अध्ययन स्तरों में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा के व्यापीकरण को बढ़ाने आदि के लिए की गई है। इन सभी कार्यों के एवं व्यवहारों का रूप व्यवहारवादी है, जो कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के साथ साथ कुपोषण की समस्या को भी समाप्त करने में संबंधित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य है अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? रचनावादी, सामाजिक रचनावादी, व्यवहारवादी, पारिस्थितिक। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक रचनावादी, क्योंकि बच्चों का प्रारंभिक विद्यालय उनका घर, उनके आसपास का माहौल होता है, जिसमें पल बढ़कर उनके मानसिक स्तर का विकास होता है। साथ ही उनके घर के वातावरण का अध्ययन करके यह पता लगाया जाना आसान होता है कि उनका व्यवहार कैसा और दृष्टिकोण किस विकास को प्रदर्शित करता है। ये समस्त तथ्य सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों के अंतर्गत समाहित होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में ध्यान देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना, बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना, बच्चे को महसूस करने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। तो इसका सही उत्तर है बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके, क्योंकि कक्षा में अध्ययन के दौरान ध्यान न देने वाले बच्चों को उस स्थान पर बैठाना लाभकारी होता है जिस स्थान पर सबसे कम ध्यान भंग हो सके, क्योंकि इस बीमारी से ग्रसित बच्चा किसी भी बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करने में असमर्थ होता है, क्योंकि उसे आसपास के वातावरण में घटित घटनाओं की तरफ उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है। अतः कम ध्यान भंग करने वाले स्थानों पर बैठाकर उसका ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इसके बाद में हमारा आज का अंतिम प्रश्न, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ग्राफ दिए गए हैं विकास और आयु को की तुलना करते हुए। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन 3, क्योंकि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने विकासात्मक सिद्धांत को बालकों के विकास की अवस्था को आयु के विकास के साथ जोड़ते हुए संपादित किया था। उन्होंने अपने सिद्धांत में यह बताया कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उन्हें उनके मानसिक विकास में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती गई। उन्होंने अपने सिद्धांत के प्रथम चरण को इंद्रिय जनित गामक अवस्था, द्वितीय चरण को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तृतीय चरण को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथे चरण को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और अगर आप कोई सुझाव या फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।